नमस्कार साथियों, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी जो दिसंबर 2021 के जो आपके सीटेट के एग्जाम्स हुए थे उसमें जो मैथमेटिक्स के आपका जो पोर्शन था, ठीक है, लगभग आप सभी को पता है कि पिछली बार ऑनलाइन मोड में यहाँ पे परीक्षाएं आपकी हुई थी। लगभग 22 से लेकर 23 जो शिफ्ट है, इसमें इतनी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। तो ये समझ लीजिए कि 22 से 23 पेपर आपके पेपर 1 के हैं और 22 से 23 लगभग पेपर आपके पेपर 2 के हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स के सारे पेपर्स, ठीक है। ये हम लोगों का जो आज का पेपर है ये है, आप लोग देख सकते हैं 22/12/2021, ठीक है, 22 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। इसको हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चन, और पेपर 1 है ये, पेपर 1 के यहाँ पे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग पेपर 1 को सारे पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर पेपर 2 के कर लेते हैं। अगर आप लोग कहें तो एक पेपर 1 और एक पेपर 2, दो पेपर डेली सॉल्व कराए जाएंगे अगर आप लोग कहेंगे। अदरवाइज हम पहले पेपर 1 पूरा सॉल्व कर लेंगे और फिर हम लोग पेपर 2, ठीक है, आसानी से 1 से 1.5 महीने में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने पहले भी कभी सीटेट का एग्जाम दिया होगा उन लोगों को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग मिलते जुलते यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इसको सही से सॉल्व कर लेंगे, ये जितने भी पेपर्स हैं, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 मिला के लगभग 40 से 45 पेपर्स आपके होंगे, इनको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो उम्मीद है कि इस बार का जो सीटेट होगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे इस बार वाला भी पेपर। और ये जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सीटेट से पहले हमारे पास काफ़ी समय होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो सीटेट की जो मैथ्स के जो चैप्टर्स वाइज जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में, आज ये पहली वीडियो है, इसलिए आप लोगों को जैसी भी ये वीडियो लगे वैसा आप लोग मतलब एक तरीके से बताइए जरूर कि आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसमें पूरे 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, मैं हिंदी में ही इसको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोगों में से कोई कमेंट में कहता है कि सर इंग्लिश में भी बोला करिए क्वेश्चन को, तो मैं इंग्लिश में भी बोल दिया करूँगा नेक्स्ट से, ठीक है। ये आज पहली वीडियो है, ज़्यादातर हिंदी मीडियम के ही अभ्यर्थी हैं, इसलिए हिंदी में ही मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोगों में से कोई कहेगा कि हिंदी इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ दिया करिए, तो इंग्लिश में भी पढ़ दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? देखिए, जोड़े का मतलब होता है दो, ठीक है। जैसे एक जोड़ा जूता या एक जोड़ा कोई भी चीज़ है, एक जोड़े कपड़े, मतलब दो 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 कपड़े हो गए एक तरीके। एक जोड़ी मतलब एक पैंट और एक शर्ट, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पर ना, दो चीज़ें, जोड़े का मतलब होता है दो, ठीक है। तो जोड़े अब देख लीजिए कितने हैं, तो 11 जोड़े और 22 जोड़े और 33 जोड़े, तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो 66 जोड़े यहाँ पर सेब हो गए। और टोटल पूछा गया तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक जोड़ा मतलब 2 होता है, ठीक है। दोनों को जब जोड़ गुणा कर देंगे तो 132 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पहले खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और पॉज करके आप लोग पहले सॉल्व कर लिया करिए, फिर आंसर देखा करिए, ठीक है। इससे आपको भी एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसमें देखिए कौन कौन से सही है, ठीक है, कौन कौन से सही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये गलत है, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या 2 भी होती है जो कि एक सम संख्या है, इसलिए इसमें जो पूछा गया है कौन कौन सा कथन सही, तो ये तो गलत हो गया पहला। फिर है, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं, तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती? एक जो होता है वो ना अभाज्य होती है ना भाज्य होती है, तो उसको जोड़ा नहीं जाएगा। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है, ये 4 अभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ पे लिखा है 5, तो ये दूसरा भी गलत होगा, तो पहले दूसरे तो बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। फिर है, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ, अभाज्य संख्या अपरिमित है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, तो ये भी सही है। और फिर अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे अभी हमने जो ऑप्शन दिए थे 2, 3, 5 और 7, मान लीजिए यही है, हालांकि इसमें देखिए अभी 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, अपरिमित हो जाएंगी। अगर गुणनखंड बोला गया केवल 2 गुणनखंड, तो ये इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो ये खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। जैसे 5 है,
या तो 5 एकन 5 या तो 1 गुणा 5, यही दो इनके गुणनफल है, या तो 1 होगा या 5 होगा, दो ही इसके होते हैं। तो आंसर जो होगा जिसमें होगा 3 और 4 वही इसमें सही होगा। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक ने उन्हें इस काम के लिए 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी मतलब 28.5 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों के यहाँ चीनी बांटी जा सकती है? यहाँ पे देखिए ये 281/2 लिख रहा है, ये गलत, यहाँ पे गलत, इसको देख के लोग गलती कर सकते हैं क्योंकि देखिए आप लोग, मैंने इसको एक बार देख लिया था पेपर को, यहाँ पर 28 किलो है, ठीक है। तो 28.5 यहाँ पे है, यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो 28.5 किलो चीनी मिली है। अब क्या करना है कि देखिए हर एक बच्चे को कितनी देनी है, 3/4 किलोग्राम, ठीक है। और टोटल इनके पास है 28.5 किलो। बस आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, दोनों को भाग दे देना है। देखिए 28.5 किलो उनके पास है, ठीक, भाग कितने से करना है, 3/4 से। 28.5 को कैसे लिख सकते हैं, 28 दूना 56 और 1 57/2, ठीक है। ये भाग है, इसकी जगह पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या, अंश और हर बदल जाएंगे। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा। 3 से अगर भाग देंगे, 3 से काटेंगे तो ये 19 आ जाएगा। 2 से 2 दूना 4। अब ये 19 गुणा 2 बचा, ऊपर कितना बचा, 19 बचा है और 2, 19 गुणा 2 कितना हो गया, 38। बस 38 लोगों में बढ़ जाएगी, तो 38 है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से हम इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ दिया करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। कथन आ है, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उनसे अधिक होता है। कथन बा है, दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। यहाँ पर देखें कितने लोग यहाँ पे सही करेंगे। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या, देखिए संख्याएं क्या होती हैं, जिन लोगों को ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग सिर्फ धनात्मक संख्याओं को ही संख्याएं मानते हैं, जबकि संख्याएं तो माइनस से भी मान लीजिए, ये तो अनंत तक होती हैं, ठीक है, अनंत तक होती है। -3 -2 -1, फिर -1 के बाद कितना होता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इधर भी अनंत तक हो जाएंगी। तो ये माइनस में भी संख्याएं होती हैं, प्लस में भी होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर माइनस की गुणा करिए, -3 गुणे 1, मान लीजिए 1 हो या 4 हो कर लीजिए, तो इनकी जब गुणा करेंगे तो ये माइनस में 12 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 4 से तो छोटा ही है, माइनस की संख्या तो इससे छोटी होगी, और 3 से भी छोटी, -3 से भी छोटा होगा -12। तो देखिए ये तो गलत हो गया। दूसरा है, दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि इसमें भी माइनस से अगर जोड़ेंगे आप लोग, -3 और -4 जोड़ेंगे तो -7 आएगा। तो ये भी इन दोनों से छोटी भी हो गई, ठीक है। तो ना तो पहला सत्य है ना दूसरा सत्य है, ठीक है। ऑप्शन डी मतलब फोर्थ, आ असत्य है, नहीं सॉरी यहाँ पे भी नहीं, दोनों आ और बा दोनों असत्य हैं, ये होगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं, थाली आ, थाली बा और थाली सा। थाली आ में केवल 1 जलेबी, थाली बा में 5 जलेबी और थाली सा में 3 जलेबी हैं। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 है, ठीक। ऑप्शंस आपने 2 ये देख लीजिए, 2 ये देख लीजिए। अब देखिए इसमें इनको करना क्या है, टोटल कितनी है, बराबर रखनी है, ठीक है। इसमें कहा वह तीनों थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती है। टोटल जलेबी कितनी है, इसमें 1 है, ठीक। थाली बा में 5 है, ठीक है। आ में, ए में, आ को ए लिख लेते हैं, ठीक है। आ में 1 है, बा में 5 है, और जलेबी सा में कितनी है, 3, सी में 3 है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें पहला देखिए, थाली बा में से 2 जलेबी उठाकर थाली आ में रखना, ठीक। थाली बा, ये बा है, इसमें से उठा के 2 इसमें रख लीजिए, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। बराबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त x y
के लघुत्तम समापवर्त का आधा है। यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त एक बार मैं दिखा देता हूँ, उम्मीद है आप सबको आता ही होगा। लासा लेना, ठीक है, निकालना एलसीएम। तो 2 से काटिए, 2 तियां 6, 7 ऐसे रहेगा, 3 से 3 एकम 3, 7 रहेगा, फिर 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, एकम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 तियां 21, 21 दूना 42, तो इसका एलसीएम हो गया 42, ठीक है। 42 हो गया, 6 और 7 का जो है वो हो गया 42 एलसीएम, ठीक, एलसीएम। और x और y का कितना है? ये इसका दोगुना है, 42 दूना 84 हो गया, ठीक है। x और y का एलसीएम कितना हो गया? 84, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चल गई, x और y का एक संख्या आपको पता है 12 है, और आपको एलसीएम भी पता है 84 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम अगर 12 है, सॉरी एलसीएम अगर 84 है, ठीक, तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान 12 है, y का पूछा गया है, ठीक। तो 84 है और 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, 7, ठीक है। 7 यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है। 84 लासा हो गया यहाँ पर, ठीक है। लासा यहाँ पर कितना हो गया? 84, और जो 12 x का मान है और भाग दे देंगे 7, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 2.9 गुणे 7.49 बटे में है 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा है? ठीक है, मतलब निकटतम कौन सा है, ठीक है। तो निकटतम क्या है ये देखिए, जैसे 0.5 तक अगर जैसे देखिए 2.9 है, इसको क्या लिख सकते हैं सन्निकट में? 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2.4 होता तो इसको 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 5 पर पहुंच गया, 2.5 पे पहुंच गया तो इसको 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2.9 है तो ये 3 हो गया। ये लिखा है 7.49, ठीक है, 4 9 है लेकिन 5 0 तक नहीं पहुंचा, अभी तक 7.5 नहीं हुआ है, ठीक है। तो 7.5 नहीं हुआ, ये हो गया 3, ये हो गया 7 ही रहेगा, ठीक, ये 7 ही रहेगा, क्योंकि 7.5 होने पर ये 8 इसको लिख सकते थे। बटे में ये 11.51 है, ये देखिए दशमलव के बाद 5 आ गया है, ठीक है। तो 11 को यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7 बटे 12, 3 गुणे 7 बटे 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 3 गुणे 7 बटे 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, ठीक है, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास, उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया, जो हैं क्या हैं ये देखिए। घड़ी की बैटरी, सॉरी घड़ी की बैटरी कैसी होती है? ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे इधर इधर इस तरीके से हो गई। मोमबत्ती ऐसे होती है, ठीक है, लगभग एक ही तरीके से, बस कोई सीधी सीधी है, कोई टेढ़ी टेढ़ी, ठीक है। स्टील का गिलास भी अगर ऐसे ऐसे देख लीजिए, ठीक। तो उन्हें सभी इनकी विशेषताएं देखनी है, तो वस्तुओं की ऊंचाई नहीं होगी, बेलनाकार, सारी चीजें क्या हो गई? बेलनाकार हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेती है? अब देखिए इसका हिसाब सीधे सीधे लगा लीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक। अब यहाँ से समझिए, ये जो घड़ी की सुई है, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 बजे से यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है और घूम के यहाँ से स्टार्ट होती है, घूम के यहाँ तक आती है, ठीक है। तो आती है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर 9 पे होती, सिर्फ अगर 9 तक पहुँचती तो 90 डिग्री हो जाती, 12 तक पहुँचती तो ये 180 डिग्री हो जाती है, और 90 और अगर जोड़ लीजिए तो 270, ठीक है। तो 270 इसका राइट आंसर होगा, बहुत सरल है। नेक्स्ट है, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता है, ठीक। प्राकृत संख्याओं में मतलब दशमलव में नहीं है, ठीक है। तो 24 है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या क्या संभव हो सकती हैं संख्याएं? देखिए 24 है तो या तो 1 गुणा 24 होगा, प्राकृत संख्याएं पूरी पूरी होनी चाहिए, 2 गुणे 12 हो सकता है, ठीक है, 3 गुणे 8 हो सकता है, 8 3 24, 6 गुणा 4 हो सकता है। बस यही इतनी 4 संभावनाएं हैं
ठीक है, इतनी हो सकती हैं। अब इनके आधार पे आपको निकालना है उसका परिमाप, ठीक, परिमाप। अगर ये इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे परिमाप अगर निकालेंगे तो ये हो, देखिए परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर देखने से स्पष्ट हो रहा है 25 जो है ये नहीं हो सकता, बाकी 20 भी हो सकता है। देखिए इसमें 6 और 4 10 है, 6 और 4 10। देखिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई के हिसाब से अगर रखें 2 गुणा 6 प्लस 4 तो ये कितना होगा, 6 और प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 20 भी है, नहीं हो सकता पूछा गया तो ये तो हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिए 3 प्लस 8, ठीक है, और ये 2 हो गया, ठीक। तो ये हो गया 8 3 11 दूनी 22 भी हो सकता है, ठीक। 12 यहाँ पे 2 प्लस 12 कर दीजिए तो 14 होगा, 14 दूनी 28 हो सकता है, ठीक। 28 ये भी हो सकता है। 24 और 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 24, 25 दूना 50, 50 ऑप्शन में ही नहीं है, सिर्फ यही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी, कितनी दूरी पर होगी। अब देखिए एक तो 400 किलोमीटर पे है, ठीक है, और 3400 किलोमीटर का निकालना है तो बस सीधे सीधे भाग दे दीजिए। 3400 है, ये 400 है, 2 जीरो काट लीजिए, भाग दे दीजिए। 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, ठीक है। बचा कितना, यहाँ पर 4 अट्ठे 32, फिर बचा 2 बचा, ठीक है। फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20, 8.5, 8.5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं, अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं और उसके आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये है 800 मीटर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक यहाँ गए, तो यहाँ तक इनको 14 लगता है, फिर 16, फिर 18, फिर 20, ठीक है, फिर 22 24 26 और 28, ठीक। इन सबको आपको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ लीजिए आप लोग। जब देखिए यहाँ पर जब सबको जोड़ देंगे, ठीक है, तब आएगा 168, ठीक है, 168 सेकंड आ गए, ठीक है। अब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से अगर भाग कर देंगे, पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए, 120 सेकंड में कितने हो गए, 2 मिनट, ठीक है। 100 बचे कितने, 2 मिनट ये हो गए, और बचे 2 मिनट में 120 सेकंड कम कर दिए 168 में से, 48 सेकंड बच गए। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। कितनी सरल है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए सब में पहले 9 है, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, नेक्स्ट वाले में 5 होगा, तो 5 किसमें इन 2 में है, ठीक है। तो बाकी तो 2, ये तो 2 कट गई हैं, ये तो 2 नहीं होगी, 5 होगा, सबसे पहले 5 हो गया। फिर देखिए 1 है, दूसरी वाली देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगले में 5 होगा, दोनों में 5 है, ठीक है। फिर देखिए अगले में, फिर देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अगले में 4 होगा, तो राइट आंसर आपका जो हो गया वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 554। नेक्स्ट है, एक बच्चे के द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, उसने 3 विषयों में 70 75 और 80 अंक प्राप्त किया। उस बच्चे के द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो टोटल 5 विषयों में माध्य दिया गया, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर यहाँ पर अंकों का माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग बटे विषयों की संख्या, विषयों की संख्या। तो माध्य इसका दिया गया 74, ठीक है। अंकों का कुल योग निकालना है, अंकों का कुल योग x मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए x, अंकों का कुल योग x हो गया। विषयों की संख्या कितनी है, 5, तो 5 बटे में आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 74 गुणे 5 बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 370। टोटल जो अंकों की संख्या है, अंक जो टोटल है 5 विषयों में मिला लीजिए सभी, तो 370 अंक सारे मिला के मिले हैं।
और 3 विषयों में कितने मिल गए हैं, 3 विषयों में मिला के कितने मिल गए हैं, 70 प्लस 75 प्लस 80, इनको मिला लीजिए तो ये होगा 225। अब बचे हुए उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य, बाकी कितने हैं, बाकी बचे हुए अंक कितने हैं, तो ये 370 में से अगर आप 225 घटा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा, बाकी जो 2 विषय हैं, 2 विषय में 370 में से 225 घटाइए तो ये आ जाएगा 145, ठीक, 145 अंक। इतने अंक बचे हैं बाकी 2 में। और माध्य निकालने के लिए जितने अंक हों उसमें से बटे जितने विषय की संख्या, यहाँ पे विषय है तो विषय की संख्या, कितने विषय हैं, 2 से भाग कर दीजिए, 2 सत्ते 14, ठीक है, बचा कितना है 5, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 5 को काटेंगे, दशमलव बचेगा 1, 2 पंचे 10, सॉरी 72.5, ठीक है, 72.5, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 45 है, हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। हर्षित द्वारा देखिए शुरू करने का समय 5:32 से चले, खत्म किया 6:49 पे, 6:49 पे खत्म करने का मतलब है 1 घंटा, और कितना समय लिया है हर्षित ने, 1 घंटा और 17 मिनट, ठीक, 17 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट। फिर अमीना ने कितना टाइम समय लिया है, 1 घंटा और 10 मिनट, सीधे सीधे दिख रहा है। और जोसेफ ने लिया है 1 घंटा और 25 मिनट, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, हर्षित और अमीना समान समय अवधि से चले हैं, कौन सा सही पूछा गया, ठीक है, समय तो समान तो कोई चला ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला है, जोसेफ अमीना से 15 मिनट ज़्यादा चला है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला है, ठीक है, जोसेफ हर्षित से, तो देखिए जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला है, 15 मिनट ज़्यादा नहीं चला, सिर्फ 8 मिनट चला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लिखा अमीना सबसे कम चली है, तो अमीना ही सबसे कम चली है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि अमीना 1 घंटा 10 मिनट ही चली है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है, ग्रहितीय स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर या फिर दृश्यीकरण स्तर, ठीक है। जो हिंदी मीडियम में भी हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हिंदी टफ आ जाती है, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके पास होता है ये, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 का जो राइट आंसर है, अब देखिए देख के नहीं बता पा रहा है, तो ये हो जाएगा दृश्यीकरण स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्राप्त कराना, स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना, ठीक है। कौन सा क्रम बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में कौन सा क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, क्रम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में सबसे पहले क्या होगा, स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, नहीं सॉरी, सबसे पहले तो यही होगा, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, ठीक है, सबसे पहले ये होगा, ए होगा, फिर सॉरी सबसे पहले होगा ए, ठीक है, फिर आएगा आपका स्थिति को मौखिक रूप से समझना, फिर होगा सी, फिर होगा चित्रों के माध्यम से डी, और लास्ट में आएगा आपका बी। तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट में जो है वो स्थिति को चिन्हों से प्रदर्शित करना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 48, उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। दूसरा है गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। तीसरा है सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। फोर्थ है ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है।
48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। ठीक है, यही है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है 49, एक शिक्षिका अपने छात्रों को गणित की पत्रिका मतलब जर्नल बनाने के लिए कहा, उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है, उद्देश्य यहाँ पे बताना है 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में उसका उद्देश्य बताना है आपको। ठीक है, आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें, छात्रों को अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। तो उद्देश्य इसमें सबसे सही जो है वो होगा छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। नेक्स्ट है 50वां है, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस है, प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए, बीज गणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, गणितीय पाठ्य चर्चा में गणित के जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो 50 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, गणितीय पाठ्य चर्चा में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से समान स्थान दिया जाए। ठीक है, अब देखिए 51, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? ठीक है, संख्याएं और स्थानीय मान, प्रायिकता, योग और घटाव। तो देखिए इसमें देखिए डीन्स जो ब्लॉक होते हैं उससे देखिए संख्याएं और स्थानीय मान पढ़ाया जा सकता है, योग पढ़ाया जा सकता है, घटाव पढ़ाया जा सकता है, बचा क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता नहीं पढ़ाई जा सकती उसकी सहायता से। नेक्स्ट है, एक छात्र को, ठीक है, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि क्यों हुई? छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा। ये देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा। लिखना था 6065, ठीक, उसने लिख दिया 665, ठीक, तो यहाँ पर स्थानीय मान की गलती है। ठीक है, स्थानीय मान नहीं समझ पाया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th। नेक्स्ट है 53, योग की एक समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता, मतलब 42 के लिए कह रहा है, यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होता, परंतु यह 42 है, इसलिए 274 + 2 276 होगा, इसलिए 234 + 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य बढ़ जाता है। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थी के अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं है। गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। तो जो 53 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 54, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए कौन सी नीति उपयुक्त है? श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना, छात्रों को कार्यशीट कार्यपत्रिका दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें, और है भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। तो यहाँ रटने के लिए तो ये चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चौथा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, आप लोग समझ सकते हैं, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, मूर्त पदार्थ जब सामने जो चीज़ें होंगी
कोई चित्र या कोई आकृति या कोई चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग करने के लिए यहाँ पर लिखा है मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इससे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण कर सकें। सबसे बेस्ट यही आंसर होगा। नेक्स्ट है 55, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यहाँ पे पूछा गया 55 में। यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। यह उत्पादन अनुकूलन ना कि प्रक्रिया अनुकूलन है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, ये नहीं होगा। ठीक, बाकी 3 है। नेक्स्ट है 56। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश दें। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनके छात्रों को के सामने रखना। छात्रों को निर्देश दें कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें। छात्रों से कहें कि वे प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करें। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपका 56, क्वेश्चन नंबर 56 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अच्छा है। आप 57, क्वेश्चन नंबर 57 इसको देखिए। इसमें दिखा है निम्न में से कौन सा शुद्ध सही मिलान सेट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस यहाँ पे नीचे दिए गए। यहाँ पर देखिए तो भ्रांति, देखिए ये भ्रांति है। 48 और 52 की गुणा 2500, ये इस हिसाब से कर ली ना कि इसको 48 को 50 मान लिया और 52 को भी 50 मान लिया। ठीक है, इन दोनों की गुणा करके ये भ्रांति हो गई। ठीक है, ये हो गया भ्रांति। तो A 4 में हो गया। ठीक, A हो गया 4 में, सॉरी कौन सा क्वेश्चन नंबर 57, भ्रांति प्रदर्शन, नहीं सॉरी, ये भ्रांति नहीं होगी, ये तो अनुमान हो गया। ये तो अनुमान हो जाएगा। ये अनुमान कर लिया कि 48 को 50 कर लीजिए और 52 को भी 50 कर लीजिए, ये तो अनुमान हो गया। ठीक है, तो अनुमान हो गया, ये C का 4th हो गया। ठीक है, और A का जो है वो होगा, यहाँ पर इन्होंने ये देखिए ये है भ्रांति, ये भ्रांति है। 3 और 7 एलसीएम नहीं लिया, 3 + 4 को कर दिया 7 लिख दिया सीधे। ठीक है, जबकि एलसीएम यहाँ पे अगर लेंगे तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई भ्रांति। ठीक, ये तो कन्फर्म हो गए। फिर क्या है, प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन करने के लिए और तुलना, प्रदर्शन और तुलना, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तुलना D का सेकंड होगा, D का सेकंड होगा, क्योंकि देखिए तुलना ये हो रही है -3 -2 -1 0। ठीक है, और बचा क्या है, प्रदर्शन, फिर एक ही बचा है, ये होगा 3/2। ठीक, तो ये देखिए भ्रांति हो गई, ये अनुमान हो गया, ये तो ये हो गया A का 3rd हो जाएगा, यही हो गया, B का 1st हो जाएगा, C का 4th हो जाएगा, D का 2nd हो जाएगा। तो यही राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है 58। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर में खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का उद्देश्य है। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। ठीक है, रोटी की बात कर रहे हैं तो ये वास्तविक जीवन से संबंधित ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की अपनी भाषा है। गणित भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए ऑप्शंस। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए गणित की अपनी भाषा होती, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ठीक है, किसी भी गणितीय समस्या का कभी कभी कहीं पे 2 हल भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के एक ही हल नहीं होता, कहीं कहीं पे 2 भी होते हैं।
और गणितीय अवधारणा अमूर्त होती है। ए और सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकृति की, गणित की प्रकृति के अनुसार जो है वो ए और सी सही होगा। और एक और चीज़ है, ये सारे चेक कर किए हुए आंसर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जो आपके ऑफिशियल आंसर की है उसी के हिसाब से। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 60वां क्वेश्चन है, दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आज ये पहली वीडियो थे, अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको भी यहाँ पे पढ़ दिया जाया करेगा। और जैसी भी आपको लगे आप लोग इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी आज की वीडियो रही, कोई कमी हो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर 1 की अब पहली वीडियो थी। अगर आप लोग कहेंगे तो डेली एक पेपर 1 एक पेपर 2 डाल दी जाएगी, अगर कहेंगे तो फिर एक ही पेपर 1 पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर पेपर 2। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।